अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के समनापाड़ा में रात्रि में एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए और वहीं जमकर हंगामा, पथराव और फायरिंग हुई। हालांकि इसमें किसी को भी चोट नहीं लगी है, लेकिन जब दोनों पक्ष थाने पहुंचे तो यहां सपा नेता प्रशांत वाल्मीकि को दूसरे पक्ष ने बुरी तरह पीट डाला और पुलिस ने जैसे तैसे हालत को काबू में किया। देर रात थाने में भारी फोर्स तैनात कर दिया गया। वहीं सासनी गेट इलाके के समनापाड़ा निवासी प्रशांत वाल्मीकि सपा नेता हैं और इगलास से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। गुरुवार को प्रशांत अपनी स्कॉर्पियो कार से मोहल्ले से निकल रहे थे, तभी उसके परिवार का जानवर कार से टकरा गया। इसी बात पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्ष एक दूसरे को गाली गलौज देने लगे। तब मोहल्ले के लोगों ने बीच वजाब कर मामले को शांत करा दिया। शुक्रवार रात इसी रंजिश में दोनों पक्षों की महिलाओं में कहासुनी भी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते लोग इकट्ठा होने लगे और दोनों ओर से पथराव होने लगा। बताया जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग भी हुई, लेकिन पुलिस फायरिंग से इनकार कर रही है। पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को थाने ले आई, जहां दूसरे पक्ष के लोगों ने प्रशांत वाल्मीकि को पुलिस के सामने घेर लिया और जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट को लेकर थाने में फोर्स बुलानी पड़ी, तब जाकर मामला शांत हुआ। कि मैं एक अपनी गाड़ी से आ रहा था मेरा बेटा, तो समनापाड़े में कुछ जानवर हैं, उन जानवरों को बचाते हुए मेरी गाड़ी से टकरा गया और उसको हटा दिया। कल उन लोगों ने एक राय होकर मेरे बेटे पर मैंने रफा दफा कर दिया। उसके बाद आज मेरी माँ जो है खाना खा के मेरे मकान से और जा रही थी, तो वहीं पे चौराहे पे खड़े होके सतीश सन ऑफ रविशंकर, शरद सन ऑफ रमेश चौहान और आपके राकेश सन ऑफ सुरेश और आपके ये जॉनी सन ऑफ रविंदर, अंकुर सन ऑफ बाबूलाल, आकाश सन ऑफ सतीश और जॉनी रविंदर। हुआ क्या आज, मतलब क्यों आपके साथ? उन्होंने एक राय हो गई, मेरी माँ को गाली देने लगे। जब मेरा भाई वहाँ से आया तो मेरे भाई ने कहा कि आपने मेरी माँ को क्यों गाली वगैरह, जब सबका रफा दफा हो गई तो उन्होंने उठा के मेरे घर पर आक्रमण कर दिया। पुलिस को मैं लेके आया था थाना सासनी गेट की चौकी है डाकखाना मलिक साहब को, तो मैंने देखा मेरे दरवाजे पे मेरे अड्ढे पड़े हुए थे और जब मुझे एसओ साहब ने कहा कि आप थाने चलिए FIR कराइए, जब मैं थाने FIR ऐसे ही ना घुसा तो वहाँ पर एक राय होकर मेरे ऊपर इन्हीं लोगों ने बहुत हमला कर दिया और मेरी आंखों में चोट है, जबकि मैं किसी भी प्रकार की जो झगड़ा कोई नहीं चाहता हूँ। अच्छा, विवाद किस चीज को लेकर हुआ था? विवाद किस चीज को लेकर हुआ है? विवाद सिर्फ इसी बात को लेकर हुआ, कल जो था एक जानवर का मसला था उसको लेकर हुआ। देखिए, समनापाड़ा है सासनी गेट थाना क्षेत्र में। इसमें दो वाल्मीकि पक्षों में जो है कुछ कहासुनी को लेकर लड़ाई झगड़ा और पथराव हो गया है। इसमें एक व्यक्ति को चोट आई है, जो तत्काल जानकारी है। FIR दर्ज की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई। फायरिंग का भी कोई मामला है सर? इसमें जो है अब जांच की जाएगी, यदि ऐसी कोई बात आती है तो तत्काल सूचना दी जाएगी। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में सुमार AMU से निकलने वाली प्रतिभा हमेशा सुर्खियों में रहने के साथ साथ देश के प्रतिष्ठित पदों पर असीम रहती है। यही कारण है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम उच्च शिक्षा के लिए पहचाना जाता है। लेकिन AMU पर इस बार गहरा संकट गहरा रहा है। आपको बता दें, AMU में करीब 6 पेंशनर्स और 7,000 शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी हैं। शिक्षक व अन्य स्टाफ को महीने की आखिरी तारीख को वेतन मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर का वेतन नवंबर में मिला। पेंशनर्स का बजट कम आने के कारण उन्हें आधी ही पेंशन मिली। सेवानिवृत्त हुए शिक्षक व अन्य स्टाफ को उनका अभी तक फंड नहीं मिला है, वो भी परेशान हैं। इस समस्या को देखते हुए रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद फाइनेंस ऑफिसर के साथ ही दिल्ली गए थे। बजट कम मिलने को लेकर यूनिवर्सिटी की उच्च शिक्षा आयोग के अफसरों को अवगत कराया। रजिस्ट्रार के अनुसार यूनिवर्सिटी करीब 2 करोड़ के घाटे में चल रही है। ये बजट विभिन्न मदों में सरकार से मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला है। साथ ही AMU के शोध छात्राओं को स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। छात्र नेता सफीक उर रहमान ने बताया कि शोध छात्राओं के बहुत से काम अटक गए हैं। उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो शोध कैसे कर पाएंगे। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा।
जूनियर डॉक्टरों के सामने भी यही समस्या आने वाली है। उनके वेतन में भी देरी हो रही है। एएमयू के अधिकारियों का कहना है कि इस बार पेंशन व वेतन का बजट 17 करोड़ रुपए कम आया है। इसमें 10 करोड़ पेंशन का है। सर, सुनने में आ रहा है इस बार यूनिवर्सिटी के जो पेंशनर्स हैं उनको आधी पेंशन मिली गई है, क्या कहना है आपका इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल सभी की पेंशन आधी आई है। और इसके अलावा ये भी है कि जो लोग दो साल से जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ना ग्रेच्युटी मिल रही है, ना कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अच्छा, यूनिवर्सिटी के तरफ से ये कहा जाता है कि साहब गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिया, तो गवर्नमेंट ने अगर पैसे नहीं दिए तो किस कानून के तहत नहीं दिया, और अगर गवर्नमेंट ने पैसा दिया और यूनिवर्सिटी ने पैसे नहीं दिया तो यूनिवर्सिटी ये बताया उन्होंने किस कानून के तहत रोका इसको। तो इस वक्त बहुत परेशानी में है पेंशनर्स, टीचर, नॉन टीचर, सबकी एक सिचुएशन है यूनिवर्सिटी के अंदर। सब लोग को बेइंतहा परेशानियाँ हैं, बल्कि 2 साल से तो लोग ग्रेच्युटी तक नहीं मिली है। मैं प्रोफेसर हामिद अली हूँ और यहाँ अभी पिछले 30 नवंबर 2019 में रिटायर हुआ हूँ। यहाँ का मैं 2 बार का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। इस हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि मैं पहली बार ऐसा प्रेसिडेंट हूँ, 2 बार हुआ। यहाँ मैं डीन रहा, यहाँ का डायरेक्टर रहा पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का 6 साल, 4 बार मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर रहा, तो यहाँ की हर बॉडी का मेंबर रहा हूँ। और ये है कि मैं इतने रिटायर होने के बाद 30 नवंबर से अब तक मुझे कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, अभी तक नहीं मिले। ना कोई ग्रेच्युटी मिली है, ना कोई मुझे लीव का इनकैशमेंट मिला है, ना कोई मेरी पेंशन का जो डिडक्शंस होते हैं उसके एवज में जो मिलता है, खैर उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का है, क्योंकि जब तक पेंशन पूरी दे रहे हैं तो वो ऐसा हो सकता है। और उसमें सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि यूनिवर्सिटी के सब काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें पेंशन हमारी आधी हो गई, कोई बेनिफिट नहीं मिला है। 1 साल हो गया है। ये मेरे ख्याल से इस इंडिया में शायद रिकॉर्ड हो रहा हो, पूरे मेरे भारत में, कि किसी को रिटायरमेंट वाले इंसान को 1 पैसा नहीं मिला। प्रदेश में बढ़ रही लूट, बलात्कार जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ने कमर कस ली है। यही कारण है फिल्मी स्टाइल में लूट करने वाले लोग भी पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं निकल पा रहे। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास का है, जहां कोतवाली इगलास पुलिस के द्वारा 3 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके द्वारा फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर काका चौराहे से पहले सासनी की तरफ 11 बजे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण के कब्जे से 2 तमंचे देशी 315 बोर और 4 कारतूस 315 बोर, लूटे गए 1,02,000 रुपए बरामद किए गए। आरोपियों के द्वारा बीती 5 तारीख को ग्राम जारौट के पास मथुरा रोड पर बर्तन व्यापारी से व्यापारी के ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1,90,000 फिल्मी स्टाइल में लूट लिए थे, जिसके आधार पर आरोपियों से पूछताछ करने पर बताया कि धर्मपाल ड्राइवर है, जो दिलीप राठी के बर्तन का माल लेने 7 बार जयपुर आ चुका है, जो काफी पैसे लेकर जाता है। जिसके बाद फिल्मी स्टाइल में ब्रेकर पर छोटा हाथी को रोककर ड्राइवर के द्वारा गाड़ी को धीमा किया गया। वहीं तमंचे की नोक पर आरोपियों ने बर्तन व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आज 3 आरोपियों को लूट की गई रकम के 1,02,000 रुपए, तमंचा, कारतूस बरामद किए। वहीं पुलिस ने आज 3 आरोपियों को लूट की गई रकम के 1,02,000 रुपए और तमंचा, कारतूस बरामद किए और 3 आरोपी भागने में कामयाब रहे। पुलिस के द्वारा फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। 5 तारीख को एक लूट की घटना के संबंध में एक व्यापारी थे, बर्तन व्यापारी, जो जा रहे थे तो उनके साथ में बदमाशों ने लूट कर लिया था। उसके संबंध में आज घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्त हम लोगों ने पकड़ा है और 3 अभियुक्त इसमें और भी बाकी हैं। इसमें 4 अभियुक्त ने घटना को अंजाम देने वाले थे और 2 अभियुक्त जो है जिन्होंने इसकी सूचना दी थी, प्लानिंग की थी, तो 120B के मुलजिम हैं। जो पकड़े गए अभियुक्त हैं उनसे जो लूटे हुए पैसे से हमने 50,000 एक से और 35,000 और 30,000 लगभग 1,15,000 रुपया हमने बरामद कर लिया है।
जो बदमाश हैं उनसे 315 बोर के तमंचे मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुआ है। जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके माननीय सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जो 30 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी करने की टीम लगी हुई है, इसलिए उसमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़े गए अपराधियों का सर कोई आपराधिक इतिहास है? अब पकड़े गए जो अभियुक्त हैं उनका आपराधिक इतिहास के बारे में रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं और आसपास के भी जिलों से रिकॉर्ड तलाशेंगे कि उसमें कोई मुकदमा है कि नहीं है। अभी फ़िलहाल जो हम तत्काल पकड़े हैं उसमें कोई रिकॉर्ड जो पीसी प्रेस नोट दिए हैं उसमें कोई रिकॉर्ड मेंशन नहीं है, जिसमें केवल ये जो अभी आज मुकदमा जिसमें जा रहे हैं वही मुकदमा है, बाकी इनके वो तलाश की जा रही है। इस घटना का शीघ्र से खुलासा करने के लिए एसएसपी महोदय ने जो हमारी टीम है जिसने घटना खुलासा किया है उसको 5,000 रुपये कैश से इनाम के लिए घोषणा की है। थैंक यू। झांसी के एरज थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ से परेशान एक लड़की ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला आकाश नाम का शख्स छेड़खानी कर उनकी नाबालिग बेटी को परेशान कर रहा था। विरोध करने पर उसे धमकी दी जा रही थी। वहीं लड़की ने घर वालों की इज्जत की खातिर उसने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन वह काफी तनाव में रह रही थी। आखिर में तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। परिजनों को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिससे उसने दोषी से बदला लेने की बात बोली है। क्या है पूरा मामला, कैसे घटना हो गई? हम रिश्तेदार हैं, यानी अब उतर जानकारी आपको मिली है? जानकारी जब मिली कि लड़का ने छेड़खानी करी पहले। अच्छा, उनके घर वालों से जो कचू कही, घर वाले उल्टे सीधे बोले कि हम तुम्हारी बिटिया की बदनामी उड़वा दें अगर तुम थाने आने गए, तो अपने रह गए। फिर दोबारा छेड़खानी करी जब बिटिया ने, यानी हमें उन्हीं की बता रहा है जो हमें जानकारी मिली। हम तो रिश्तेदार हैं लड़की के मौसिया, तो बिटिया ने यही बताई जब यानी तबीयत खराब भाई के का बेटा का होगा, बोले आज फिर दोबारा छेड़खानी करी। हमने सुसाइड कर। कौन है छेड़खानी करता है? क्या नाम है लड़के का? उसका विकास। कब से परेशान करा बच्चिया को? 1 तारीख से। बच्ची के साथ जी इन्होंने पहली तारीख को आए और हम लोग गए थे गाँव नहा वो सफाई करने के लिए। सो हमको पता चला कि ये थे, लड़की ने बताया कि वो आकाश आया था, आकाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं बदतमीजी करता था। सो हमने उनके पिताजी से बोला कि तुम जो अपने लड़के को क्यों नहीं डांटते हो, ऐसी वो ऐसा बोला। बोले जो कुछ करना हो तुम्हारी लड़की है, तुम जानो। सो हम लोग भगे आए। बोले जो कुछ दिखाए, धमकी भी दी उनने कि जान से मार देंगे, तुम जो कुछ करना हो तो करें आप। इसके बाद हम लोग अपने खेती किसानी में काम में फिर लग गए। कल उसने फिर कोचिंग जा रही थी, जो कुछ भी कहा हो, रास्ते में हम लोग गांव में थे, कोचिंग पहुंची। वहाँ सर जी ने फ़ोन किया कि आपकी लड़की को कुछ तबीयत खराब हो गई है। सो वहाँ से हम लोग भाग के आए, पहुँचे। सो जब तक कोचिंग सेंटर पे सो लड़की को लेकर पूँछ दिखाया। पूँछ में डॉक्टर बोले इसने कुछ खा लिया। सो फिर हम झांसी लेके भगे। क्या लग रहा है? नहीं जे कोई मालूम नहीं, हम लोग बाहर थे। हाँ, कोचिंग पहुंची, वहीं पे उल्टी हुई। अब रास्ते में खाया, कहाँ खाया, क्या खाया, ये कोई पता नहीं। पत्र भी लिखा है? हाँ, पत्र भी लिखा है। पत्र में वो आकाश के बारे में लिखा है। अब इतना तो याद नहीं है पूरे के, हम पूरा मौका बता। हाँ, उसके जेब में पत्र मिला था। एरज कस्बे के रहने वाले एक शख्स ने थाना एरज को सूचना दिया है उनके नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर लिया है और उनको एसओ एरज को एक सुसाइड नोट भी उपलब्ध कराया है। परिवार वालों का कहना है पड़ोसी के रहने वाले आकाश के द्वारा बच्ची के साथ छेड़खानी की गई है और उनके परिवार वालों के द्वारा जो बच्ची है उनके परिवार वालों को बेइज्जत किया गया है। इसी के चलते बच्ची ने सुसाइड किया है। सुसाइड में जो प्राप्त हुआ है उसको जो फॉरेंसिक जांच हेतु भेजा जा रहा है। जो उनके घर वालों के खिलाफ एलिगेशन है उनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। मेन अक्यूज्ड आकाश है, वो फरार है। उसको पकड़ने हेतु तीन अलग अलग टीम्स गठित किए गए हैं। जल्द से जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। छेड़खानी की घटना 1 तारीख को बताया जा रहा है। परिवार वालों का कहना है कि लड़की की इज्जत के मारे बेइज्जती ना हो जाए, इसके डर के चलते कभी पुलिस स्टेशन की शिकायत नहीं करने आए हैं
और तत्काल मेरे द्वारा एसओएरएच को एफआईआर दर्ज करने तो आदेश कर दिया गया है। बच्ची की शव को पोस्टमार्टम में तो भेजा जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। मथुरा की थाना बरसाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने जमीनी विवाद को लेकर की गई हत्या की घटना का चंद घंटों में खुलासा करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक बरसाना ने मैं पुलिस टीम के साथ अभियुक्तों को बजेड़ा नहर पुल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में हत्या की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरे चाचा भूरी सिंह मुझे अपने खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे थे और खेत में सिंचाई करने के लिए पानी ले जाने का भी रास्ता नहीं दे रहे थे। वहीं 4 नवंबर 2020 को खेत में रास्ता ना देने के ऊपर मेरे चाचा से विवाद भी हुआ और रास्ता ना मिलने के कारण अपने खेत में फसल भी नहीं बो पाया। तब परेशान होकर कल रात 10 बजे खेत में सो रहे अपने चाचा भूरी सिंह से खेत में जाने का रास्ता मांगा तो चाचा ने रास्ता देने से साफ इनकार कर दिया। तब मैंने दोस्त के साथ मिलकर चाचा का गला दबाकर हत्या कर दी। मेरा नाम गजराज है। गजराज जी, जो थाना बरसाना की चौकी सार के अंतर्गत जो सवाल गांव में जो मर्डर का मामला सामने आ रहा है, क्या मामला है ये? सर मामला ये है कि मेरे ताऊ जी हैं, जो मेरे बड़े ताऊ जी हैं, और उनकी हत्या कर दी है मेरे ताऊ के लड़कों ने। किसी जमीन को विवाद को लेकर रात में खेत पे वो गए थे, धान की कटाई चली हुई है, शाम को वहाँ सोए थे। तो जैसे सोए मैं सुबह चाय लेके पहुँचा तो मेरे ताऊ का लड़का बीच में ओमी सनोब बिजंदर, उसने और कुछ उसके साथी अज्ञात, उन्होंने सांझ को जाके अकेले में ही उसका मर्डर कर दिया खेत पे ही। और वहीं उसकी सुबह 6 बजे में गया हूँ तो उसकी लाश मिली है वहाँ मुझे। मैंने जाके तुरंत फ़ोन किया है, पुलिस मौके पर पहुंची है, उन्होंने तहकीकात की है और उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है अभी। तो किसी को गिरफ्तार किया गया है? हाँ सर, इन मौके पे जो कातिल है उसको वहीं गिरफ्तार कर लिया। उसके कपड़े में खून लगे मिले, उसके वहीं इन मौके पर गिरफ्तार कर लिया उसको। श्री गजराज सराम निहाल सिंह आरो सिवाल थाना बरसाना ने थाने पर आकर सूचना दी कि उनके चाचा भूरी सनाब जगन की हत्या गला घोटकर उनके भतीजे ओमी एवं अन्य एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा संपत्ति विवाद में कर दी गई है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। नामित अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है एवं अज्ञात व्यक्ति के बारे में पता लगाया जा रहा है। शीघ्र ही शासन का योजना का सफल निदान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में साधु संत पंडा समाज ने एसडीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम के तुगलकी फरमान पर अहुई अष्टमी मेला स्थगित कर दिया गया और राधा रानी कुंड की बैरिगेटिंग भी कर दी, जिसके विरोध में स्थानीय संत एवं पंडा समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में राधा रानी कुंड पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संत एवं पंडा समाज के लोगों ने एसडीएम पर आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। आज अर्धरात्रि को संतान प्राप्ति की कामना के लिए निसंतान दंपत्ति राधा कुंड में स्नान पर्व लेने के लिए राधा कुंड आते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने कोविड-19 की गाइडलाइनों का बहाना बनाकर एसडीएम के तुगलकी फरमान पर राधा रानी कुंड को बैरिगेटिंग कराकर सील कर दिया। राधा रानी कुंड सील करने के बाद स्थानीय संत एवं पंडा समाज के लोगों ने सपा नेता प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में शनिवार को एसडीएम के खिलाफ राधा रानी कुंड पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदीप चौधरी ने एसडीएम राहुल यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं धरना प्रदर्शन की सूचना पर तहसीलदार पवन पाठक, सीओ रविकांत पाराशर मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। तहसीलदार पवन पाठक ने दिन में कुंड की बैरिगेटिंग खोलकर स्नान कराने का आश्वासन दिया। धरना प्रदर्शन किया गया, क्या मामला है? सदियों से 5500 वर्ष पुराना अहो अष्टमी मेला जो राधा कुंड में एक पौराणिक महत्व रखता है, हमेशा से लगता चला आया है। यहाँ निसंतान दंपति स्नान करने आते हैं और ऐसी मान्यता है पूर्वजों के समय से, सदियों से, कि जो निसंतान परिवार होता है वो संतान की प्राप्ति यहाँ प्राप्त करता है राधा रानी कृपा से, और उसमें स्नान करके ऐसी आस्था यहाँ की बताई गई है और हम मानते भी हैं इस आस्था को। प्रशासन ने किन्हीं कारणों से कुंड को स्नान बंद करने का काम किया, कुंड की बैरिकेडिंग करने का काम किया, उसको लेकर हमने प्रशासन से वार्ता की, लेकिन ना पंडा समाज को पूछा गया, ना पुरोहित समाज को पूछा गया, ना विप्र समाज को पूछा गया। सही बात है। ये तानाशाही रवैये के तहत एसडीएम गोवर्धन ने एक तुगलकी फरमान, तानाशाही फरमान जारी कर दिया कि मेला नहीं हो गया। ये
ये मेला आस्था क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज हमने ये प्रण कर लिया था, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, हम मेला करा के रहेंगे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आज रात को तो नहीं, चूंकि लोड होता है, धीरे धीरे कल अष्टमी है, राधा अष्टमी कल 12 बजे से चालू होगी, धीरे धीरे श्रद्धालुओं को स्नान कराया जाएगा। वो जो पौराणिक अहोष्टमी का जो मेला है वो सुचारू रहेगा। कोरोना महामारी में लगातार आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से देने के बाद आम जनता के दिलों में राज कायम करने वाला एएमयू का जेएन मेडिकल इन दिनों सुर्खियों में है। यहां स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को हरी झंडी देने के बाद एएमयू में खुशी का माहौल है। आपको बता दें, JNMCH अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लेवल 2 हॉस्पिटल है। भारत सरकार ने एक बार फिर जेएन मेडिकल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। फेज 3 कोविड-19 का ट्रायल 14 नवंबर को होना है। इस रिसर्च का मकसद और कोरोना वैक्सीन की सेफ्टी चेक करना है। इसमें भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के साथ संयुक्त रूप से रिसर्च किया जाएगा। वहीं एएमयू अधिकारियों ने कहा है, जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक हैं वो 10 नवंबर से ओपीडी हॉल में आ सकते हैं। उम्मीद है कि 1000 लोग इसमें शामिल हों। एएमयू ने वैक्सीन ट्रायल किया है, इसको लेकर क्या है जब से एएमयू लगा हुआ है? देखिए साहब, आपको जैसे मालूम, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा अस्पताल है। और जो वेस्टर्न यूपी को आपको मालूम, जैसे महामारी फैली थी पैंडेमिक, उसमें जिस तरह से इसे स्पेयरहेड किया था हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने, और जिस तरह से भूमिका यहाँ के डॉक्टर्स ने फ्रंट कोरोना वॉरियर्स के अहम में जो करा था, उससे बहुत ही अच्छा एक मैसेज किया। और सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार फिर जिम्मेदारी दी है कि फेज 3 कोविड-19 कोवैक्स, ये जो ट्रायल जो है इसका वैक्सीन का, कोवैक्सीन का ये ट्रायल जो है, ये 14 नवंबर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में होगा। और इसका मकसद जो है, इस दवाई का, ये ट्रायल का जो मकसद जो है कि इस दवाई के बारे में एवेलुएट करना है, इसकी सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ द कोविड-19। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ये भारत बायोटेक की कोलैबोरेशन से चीज़ हुई है। और जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज यानी कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को की साइट जो है, इससे उत्तर प्रदेश में एक ही है अभी जो चूज़ करी गई है। तारिक मंसूर साहब, हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया कि जब से ये हमें ख़बर मिली है तब से जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज की हमने प्रिपरेशंस को आगे तेज़ कर दिया, इन्हांस कर दिया है। और ICMR जो है, इसने सैंक्शन किया साइंटिफिक, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ को इस सब चीज़ों के लिए, और फाइनेंशियल ग्रांट भी मुहैया कराई है। एक बहुत अहम चीज़ जो है वो 10 नवंबर को रजिस्ट्रेशन होगा जो वॉलंटियर्स है उनका, और ये OPD ब्लॉक हॉल ऑफ जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में होगा। सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इस संबंध में, इस बारे में जो जानकारी लोग लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में, या ये कोविड ट्रायल फेस के बारे में जो भी सवालात हैं, उसके लिए हेल्पलाइन मोबाइल नंबर दिया गया है जो ऑपरेशनल रहेगा। और इसका नंबर नोट कर लें, जो लोग इससे इंक्वायरी करना चाहते हैं। ये नंबर है 7455021652। ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है और ये भारत सरकार ने हमें दी है जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ की जो ये डॉक्टर्स हैं अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ द वाइस चांसलर और पूरी जो टीम हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव, ये चीज़ें रंग लेके आएंगी। महंगाई और आम जनता से किए हुए वादों और महंगाई को लेकर बैकफुट पर आई बीजेपी को अब विपक्ष चारों ओर से घेरता नजर आ रहा है। यही कारण है बीजेपी पर सपा के द्वारा जमकर तंज कसे जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के तहसील इगलास का है, जहां MLC चुनावों को लेकर सपा के जिला अध्यक्ष के द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में सपा के द्वारा MLC चुनाव में जीत का वादा किया गया। वहीं बिहार चुनाव को लेकर जब सपा जिलाध्यक्ष से बात की गई तो उसके द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है।
बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिहार से भागना पड़ा था। सपा जिला अध्यक्ष के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बीजेपी को बिहार में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही सपा के जिलाध्यक्ष ने दावा किया है कि आगामी सरकार सपा की बनेगी। वहीं सपा जिलाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया, आम जनता की महंगाई से कमर तोड़ दी। अब आम जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। आज हमारा जो चुनाव होने जा रहा है एमएलसी के लिए, जो आपका आगरा खंड से है, उस संदर्भ में हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ समीक्षा करने के लिए आए हैं कि जो हमारी वोटर लिस्ट है या जो हमारा वोट है वो पूरे तौर से कलेक्ट करके उनको बूथ वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है और उसकी तैयारी चल रही है कि हमारा वोट 100% पड़ सके। क्या लगता है सपा सरकार इस बार आगे आ पाएगी? 100% समाजवादी पार्टी सरकार 2022 में आ रही है और हमारे प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव जी ही होंगे। क्या नाम है? अहमद सईद सिद्दीकी, पूर्व महानगर अध्यक्ष अलीगढ़। जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे, वो बिहार में जाके क्या मैसेज देंगे, ये सब लोग समझ रहे हैं। ये तो बस केवल क्योंकि बीजेपी के पास पैसा है, हेलीकॉप्टर, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। वहां जाके इनसे कुछ नहीं हो रहा। आने वाले समय में देखिए, जब वोट खोलेंगे इनकी क्या हालत होनी है बिहार में, सबको पता लगेगा। इस तरीके से देखिए, जहां तक बात बिजली की है, ये इगलास गोंडा किसान बाहुल क्षेत्र है। जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय बिजली का बिल सरकार अपने ट्यूबवेल का किसान का लगभग 800 रुपए के आसपास था। यहाँ सभी किसान भाई बैठे हुए हैं। आज की डेट में वो जस्ट डबल हो गया, 1600 से 1700 रुपए पर ट्यूबवेल हो गया। जहां तक ये सरकार की बात है, ये कहते थे कि हम किसान का दोगुनी आय करेंगे। जो किसान के धान की एमएसपी है और बाजार में मंडी में क्या रेट बिक रहा है, लगभग 800 रुपए का, लगभग 700 रुपए का वेरिएशन आ रहा है। तो ये तो किसान विरोधी। दूसरी बात ये कि जो स्मार्ट मीटर लगा रही है ये सरकार, स्मार्ट मीटर आपके अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबसे ये पता लग रहा है कि वो इतने 4 गुना स्पीडली भाग रहे हैं। लाइन नहीं चल रही फिर भी मीटर चल रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जो बड़े घराने हैं उनको कहीं न कहीं से फायदा दिया जा रहा है। आम आदमी हमारे और आप जैसे का खून चूस के उनकी तिजोरियां भरी जा रही हैं। बिजली के बारे में सब्जी देखिए, जहां तक प्याज और आलू की बात है, ये प्याज की बात करते हैं। जब ये गैस के सिलेंडर लेके इनकी जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं वो सड़कों पर बैठ जाती थी, जब 5 रुपए या 1 रुपए सिलेंडर महंगा होता था। आज हम सब लोगों को पता है कि 50 रुपए बढ़ जाए तब कुछ नहीं हो रहा, 100 रुपए बढ़ जाए तो कुछ नहीं हो रहा, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो कुछ नहीं हो रहा। ये लोग केवल दूसरों की कमियां गिनाने वाले होते थे। जो सच्चाई थे इससे बिल्कुल अलग है। इनकी कथनी में और करने में बहुत अंतर है। अब इन्होंने जो प्याज का स्टॉक करने की इनकी बड़े घरानों को जो छूट दी है, जो किसान विरोधी बिल लेके आए, जिसको हमारी समाजवादी पार्टी और पार्टियां विरोध कर रही है, जो किसान के हित में है ही नहीं। भाई आपने 3/7 क्यों खत्म किया? स्टॉक की परमिशन क्यों आपने दी? ये सारी चीजें सामने हम लोग नहीं आने दे रहे। और रेट जहां इनके सामानों हर चीज पर महंगाई है, सारी चीजें बेच दी गई हैं। एयरपोर्ट से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके, पेट्रोलियम से लेके, बीएसएनएल से लेके, देश को बेचने के अलावा इन पर कुछ नहीं है। देश को बेच के खत्म किए जा रहे हैं। यही भाजपा की मानसिकता है। ये पूंजीवाद को बढ़ावा